सर जिस जिस नफ्स का कुरान में जिक्र किया है वो सब लिम्बिक सिस्टम में आता है। अभी के लिए समझ लीजिए, जी बिल्कुल। उसका जो कोर है वो लिम्बिक सिस्टम ही है। असल मसला जी। लिम्बिक सिस्टम का ही है। जी। कुछ और एलिमेंट्स आएंगे बताऊंगा मैं। इट्स इवन डीपर देन दिस, बट जो कोर है डिजायर्स का मसला, मसला जो है वो यही है, लिम्बिक सिस्टम ही है। जी। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट क्लास? Alright then, I think we should begin the proceedings. सिर्फ मुझे इतना बता दे पहले, मैनेजमेंट में से सब ग्रुप्स में लिंक गई है? सना, वर्षा? जी आबिद भाई गई है। व्हाट अबाउट सनाज ग्रुप? आबिद भाई उनके ग्रुप का तो मुझे मालूम नहीं है। जो सना सिस्टर संभाल रही हैं। इफ सना इज हियर तो प्लीज लेट मी नो, सना। जी काबिज भाई, मैं इधर ही हूँ, अभी ज्वाइन किया मैंने। ओके, लिंक गई है क्लासेस में? जी जी गई है। Alright then. Okay, so I think we should start right away. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. So summary, giving the summary of last class. पिछली क्लास की कोई समरी दे दे मुझे जल्दी से। सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिम्बिक सिस्टम के ऊपर, जो ग्रीक वर्ड लिम्बस से आया हुआ था। लिम्बस इट्स बेसिकली कंट्रोल्स बेसिक इमोशंस लाइक फियर एंड प्लेजर विच ड्राइव्स हंगर्स एक्सेट्रा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इसमें लिम्बिक सिस्टम में, वो एमाइगडाला, हाइपोथैलेमस है, हिप्पो कैंपस है, एंड आई बिलीव थैलेमस है। और हमने मेजरली एमाइगडाला के ऊपर पढ़ा था। और ये सिस्टम कैसे वर्क करती है, इज लाइक इट वर्क्स लाइक अ ब्लिंक ऑफ आई, जिसमें लाइक सिग्नल डायरेक्टली लाइक इमोशंस, जितने भी इमोशंस होता है वो एमिगडाला के थ्रू जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो एमिगडाला की थ्रो नहीं, एमिगडाला सेंस करता है, उसके बेस सॉरी, पे फिर बॉडी रिएक्शन देती है इमोशंस की, या फिर बॉडी जनरेट करती है कोई इमोशन। ऑलराइट, सो आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास में जस्ट लाइक सुहेल सेड कि वी डिस्कस समथिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अवर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एज वेल। एक उसूल याद रखिएगा, जब जब केमिस्ट्री वर्सेस बायोलॉजी का मसला आएगा, द केमिस्ट्री इज गोइंग टू विन। जब जब केमिस्ट्री वर्सेस फिजिक्स का भी मसला आएगा, केमिस्ट्री इज गोइंग टू विन। इनफैक्ट अगर बायोलॉजी प्लस फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री आ जाएगा तो द केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू विन। इतना बड़ा मसला है जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, इतना बड़ा मसला लिटरली। योर लिम्बिक सिस्टम, इनफैक्ट आपका पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो इन्हीं केमिकल्स के बेस पे चलता रहता है। चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो, चाहे ब्रेन से बॉडी तक मैसेज पहुंचानी हो, चाहे बॉडी से आपके नाखूनों से लेके आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचानी हो, ये सारा ये केमिकल्स जो कि एक्शन पोटेंशियल, इनफैक्ट मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इलेक्ट्रिकल करंट्स के थ्रू आपके मामला चला रहे होते। इतना बड़ा मसला है ये। और इस केमिकल सिस्टम का, इस केमिस्ट्री का हम इस तरह से जो है ना, इस तरह से इसकी धज्जियां हम उड़ाते हैं ना कि वी हार्डली इवन रियलाइज द द पिट होल्स, इनफैक्ट द पॉट होल्स वी आर इनटू। हम गड्ढे में जी रहे होते और उसी जैसी हालत भी हमने अपनी केमिस्ट्री की होती है, धज्जियां उड़ा दी होती है पूरी तरह से, और हमें पता भी नहीं होता है, एंड वी फील लाइक एवरीथिंग इज नॉर्मल। एंड हमारे इर्द गिर्द भी जो लोग हैं वो भी इसी गटर में जी रहे होते हैं, एंड उनका भी रंग वही है, सेम है, उनसे भी वही बू आ रही होती है, एंड इट बिकम्स नॉर्मल फॉर अस। इट्स लाइक सब ऐसे ही है तो सब नॉर्मल ही है। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द रियल सेंट्रल डिस्पोजिशन जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को दी होती है, तब इंसान को समझ आता है कि भाई मैं तो पूरी जिंदगी गटर में जी रहा था। इनफैक्ट गटर छोड़े, मैं तो पूरी जिंदगी अपने आप को बर्बाद कर रहा था। आई वाज किलिंग माई सेल्फ एंड आई वाज किलिंग अदर पीपल एज वेल। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पता भी नहीं था किसकी कौन सी बात से, किसकी कौन सी हरकत से, किसकी कौन सी पिक्चर से, या किसकी कौन की डेफिनेशन से, किसकी कौन सी डेफिनेशन से मेरे पर्ख चढ़ रहे हैं मेरे ब्रेन के। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी अपनी बातों से, मेरे अपने थॉट से, या जो मैंने डेफिनेशन जिंदगी में सीखी है, या जो मैं सीख ही नहीं रहा हूँ डेफिनेशन जिंदगी की, उससे मेरी केमिस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से मैं अपना ब्रेन डैमेज कर रहा हूँ। अब क्या करें?
तो इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड एक बेसिक उसूल, ठीक है। हालांकि यू गाइस नो कि इमोशनल इंटेलिजेंस की आउटलाइन में मैंने आपके साथ बात की थी। मैं 3 पोर्शंस में इंशाल्लाह इसको कवर करने वाला हूँ आपके साथ। एक मैं जो न्यूरोकेमिस्ट्री है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, न्यूरोबायोलॉजी, उसको मैं इंशाल्लाह आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। हार्डवेयर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। अगर हार्डवेयर आपको समझ नहीं आएगा ना, आपको समझ नहीं आ सकता है कि सॉफ्टवेयर यानी जो साइकोलॉजी सोच है उसका क्या असर होता है इस पे। हुजूर अलैहि सलाम ने सहाबा से कहा था ना कि पहुंचा दो मेरी बात उन तक जो यहाँ नहीं है। हो सकता है सुनने वाला बोलने वाले से ज्यादा बेहतरीन समझे, तो हमारे पास तो अभी अपॉर्चुनिटी है ना, वी कैन लर्न, वी कैन अंडरस्टैंड एट ग्रेटर लेवल्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस हार्डवेयर को समझो। इसके बाद मैं इसको साइकोलॉजिकल पोर्शंस में लेके जाऊंगा, डिस्पोजिशंस वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और फिर फिलोसफी में जाएंगे। वो छोटे 5 से 6 सेशंस होने वाले बस। बट एक उसूल फॉर नाउ आपको याद रखना पड़ेगा। एवरी वन हु इज हियर इन द क्लास, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड ईच एंड एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, जितने भी ह्यूमंस हैं, इनफैक्ट जितने एनिमल्स भी है दुनिया में, एक उसूल याद रखिएगा। आपका एक एक थॉट, आपकी एक एक कॉग्निटिव प्रोसेस जो आपके दिमाग में चल रही होती है, आपकी सोच का एक एक दायरा, चाहे वो आप अपने साथ सोच रहे हो या फिर किसी और को बोल रहे हो, उसका आपकी केमिस्ट्री पे डायरेक्ट असर है। मैं क्यों कह रहा हूं? देयर आर रिसर्च, पूर्ण रिसर्च, जहां पर हमें पता चलता है कि इफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, इनफैक्ट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो वाटर जो है ना वो साउंड को देख के, साउंड के पैटर्न्स को देख के, इंटोनेशंस को सुन के जो है ना वो अपनी शेप को चेंज करता है। और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी करते रहते हैं। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन में बहुत फर्क होती है, फर्क इन द सेंस कि उनमें गैप होती है। ये देखिए जरा, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा, ये देखिए, ये समझ लो अभी एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, बिल्कुल भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते ये लोग, बल्कि इनके बीच में एक स्पेस होती है, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इस स्पेस में जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो इनकी आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं। क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है कि ये भी पानी की, ये लिक्विड ही है ये असल में, अगर हम देखें तो आपका एक एक थॉट, मेरा एक एक थॉट, चाहे मैं अपने आप से वो कह रहा हूं या मैं किसी और से वो बात कर रहा हूं, उसका असर होने वाला है आप। ये अपनी शेप तक चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपना सॉफ्टवेयर किस तरह से रखते हो, यानी अपनी सोच, अपने थॉट्स, उसकी एनर्जी लेवल, उसके पैटर्न्स किस तरह से रखते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो सराउंडिंग है उसका भी असर इन पे डायरेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, सो दैट यू गेट अंडरस्टैंड एट द बिगर लेवल्स कि असल में मसला है क्या। जो अल्लाह ताला ने कहा था कि अपने अंदर निशानियां ढूंढो, वही निशानियां हम अभी देख रहे हैं। सिस्टम, उन सिस्टम्स को हम पढ़ रहे हैं असल में, जो कि हमें वो सारी चीजें समझा रही है। अब मैंने डायरेक्ट इस चीज से, इस नोट से क्यों आपके साथ शुरुआत की है, उसके पीछे वजह ये है कि you guys have to understand right at the beginning of this course how important this is for all of us. अगर इस कोर्स से आपकी जिंदगी बेहतरीन नहीं होती है, तब्दील नहीं होती है, तो मेरा यहाँ पर रहना भी हराम है, आपकी मेरी बातें सुनना भी हराम है। इतना बड़ा मसला है ये। इस चीज को बिल्कुल भी ना मैं आसान ले रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी इसको आसान ना लें, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू योर इन डिस्पोजिशंस इंशाल्लाह रहमान। जैसे मैंने कहा कि यू शुड बी एबल टू न्यूरो प्रोफाइल, मेक अ न्यूरो प्रोफाइल ऑफ योरसेल्फ एज वेल एज दैट ऑफ अदर्स, ताकि आप खुद को भी ठीक कर सको, दूसरों को भी ठीक कर सको। हुजूर अलैहि सलाम की जो हमें हदीसें मिलती है, अहादीस मिलते हैं, आई गेट फैसिनेटेड, लिटरली मैं फैसिनेट होता हूँ टू द फैक्ट कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यूरोकेमिस्ट्री, इनफैक्ट न्यूरो साइकोलॉजी का पता था, किस लेवल पे। वो मेरा जीना, वो कुरान की आयत है ना कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, सब कुछ अल्लाह के लिए। जब मैं सेरोटोनिन पे आऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो किस लेवल की न्यूरोकेमिस्ट्री है। हुजूर अलैहि सलाम ने निफाक दूर करने के लिए एक नुस्खा बताया, ठीक है। जब मैं उस नुस्खे पे आऊंगा, डोपामीन पे या फिर मे बी सेरोटोनिन पे ही आ जाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारा नबी किस लेवल पे बातें कर रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल, विदाउट गोइंग इनटू एनी ऑफ दीज डिटेल्स राइट नाउ, अभी जरूरत भी नहीं है आपको, फिलहाल बस हार्डवेयर ही समझा दूं आपको, दैट्स मोर देन इनफ फॉर नाउ। तो पिछले ही सेशन को आगे लेता हूं मैंने लास्ट टाइम आपके साथ न्यूरो ट्रांसमिशन लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात की। असल में ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ना, आपको पता है। नर्वस सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, इनफैक्ट नर्वस सिस्टम में हमारे 3 मेन पोर्शंस होते हैं। आपका दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, और आपकी नर्व्स है। नर्व्स जो है ना वो बिल्कुल तारे होती है, लिटरली जिस तरह तारे होती है ना, बिजली की तारे, ये भी बिजली की तारे ही होती है, और आपस में कम्युनिकेट करती रहती है बिजली की तरह, ठीक है। बिजली से ही ये कम्युनिकेट करती रहती है एट द स्पीड ऑफ लाइट इनफैक्ट।
अब ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको हमने थोड़ा आप समझ ले कि मैंने जैसे आपको कहा था कि बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। और साइंटिस्ट जो है ना अभी तक हैरान है कि किस तरह से ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से ये थ्रेड जुड़े पड़े हैं, क्यों नहीं ये फेल होता है, क्या मसला है इसके साथ। सो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस, बट आप लोगों को उतना जानने की जरूरत नहीं है। मैं ऊपर ऊपर से अगर सतही तौर पे आपको बोलूं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हमने मेनली दो और पोर्शंस में, दो सब डिविजन्स में तकसीम किया है बेस्ड ऑन देयर वर्किंग। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंपल याद रखिएगा आपका दिमाग और आपका स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम याद रखिएगा वो आपकी नर्व्स है। बस इतना आपको बेसिक याद रखना है, यानी आपका दिमाग और आपका स्पाइनल कॉर्ड, फिर जिसके थ्रू बाकी सारी बॉडी के साथ आपकी जो कनेक्शन रहती है, कम्युनिकेशन रहती है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे। और जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाते हैं उनको हम नर्व्स कहते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। यू गाइस शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस। एक मिनट दीजिएगा, माय लैपटॉप इज गेटिंग डाउन, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो आपको यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट आज के बाद, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि आप में से जो कोई भी आज से कोई भी बात अपने साथ करता है ना, या किसी और के साथ करता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सिस्टम पे पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, एंड इट्स अ प्रूवन रिसर्च। जापानीज प्रोवर्ब है एक, वो कहते हैं कि अ, अपने साथ कभी भी नेगेटिव बातें ना किया करो। मैं अब जापानीज तो नहीं बोल सकता हूँ, मफहूम बता रहा हूँ कि अपने साथ नेगेटिव बातें कभी भी मत किया करो, क्योंकि आपके अंदर का जो वॉरियर है ना वो सुन लेगा और वो पस्त हो जाएगा। हुजूर अलैहि सलाम की भी इसी पे एक हदीस हमें मिलती है, वो कहते हैं या तो चुप हो जाओ या तो अच्छी बात करो। चुप होना सिर्फ जबान का चुप होना नहीं है, वो आपके जहन थॉट्स का भी जो है ना वो चुप होना होता है टू अ सर्टेन लेवल। यू कैनॉट कंट्रोल इट कंप्लीटली, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि किन थॉट्स को इग्नोर करना है, किन थॉट्स को काउंटर करना है और किन थॉट्स को एक्सेप्ट करना है। सो उसका जो है ना वो डायरेक्ट असर होता है। आपने कभी सोचा नहीं है कि शैतान जो है ना वो वसवसे क्यों डालता है? क्या मतलब व्हाट हैपेंस, उसका सबसे बड़ा टूल वसवसा क्यों है? अल्लाह ने क्यों बार बार कुरान में कहा है वसवसा? और सोचो एक जरा। हिसाब से हमारे ब्रेन को कमांड देता है। या एग्जैक्टली आपका जो माइंड है ना उसको उभारता है और उसके थ्रू आपके डिजायर्स को उभारता है। इनफैक्ट सिर्फ आपके माइंड को नहीं, आपके दिल पे भी असर पड़ता है उसका, आपके थॉट्स का डायरेक्ट असर आपके दिल पे भी और आपके जहन पे भी है। तो इतना बड़ा मसला है ये। सोचे जरा, शैतान का सबसे बड़ा टूल अगर कोई चीज है तो उसके बारे में तो सबसे ज्यादा नॉलेज हमें होनी चाहिए, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, राइट? सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नॉनदलेस यू गाइस शुड आल्सो नो कि जैसे हमने लास्ट टाइम एमिगडाला के बारे में बात की थी ना, ये एमिगडाला जो है ना वो एक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। कौन सा नर्वस सिस्टम? हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको हमने फिर एक सब टाइप में कुछ सब टाइप्स में कन्वर्ट करके रखा है। जैसे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं जो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, ठीक है। आपकी डाइजेशन, आपका सांस लेना, आपकी रेस्पिरेशन, सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, ये सब कुछ खुद चल रहा होता है। इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं अल्लाह ताला के सामने। ऑटोनॉमस ही आपको पता चलना चाहिए कि दिस इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब कुछ और भी है, इसी के सब टाइप्स आते हैं, बट आप जनरली याद रखिए इसके बावजूद है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक होता है। अभी जिस नर्वस सिस्टम के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज प्रोसेसेस होती है ना, जैसे ग्लैंड्स का ग्रोथ का, सेल रिपेयर का, रेस्ट का, डाइजेशन का, आराम से इंसान रह रहा है, सुकून से बात कर रहा है, ये सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है, नॉर्मल लाइफ लाइफ प्रोसेसेस। अब इनके नामों पे नहीं जाएगा क्योंकि इनके नाम जो है ना वो मिसनॉमर्स है। सिंपैथेटिक ऐसा लगता है कि ये जो है ना बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन असल में वो बेहतरीन है नहीं, वो बहुत खतरनाक वाला सिस्टम है। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक नॉर्मल नर्वस सिस्टम है जो कि नॉर्मल लाइफ प्रोसेस को चलाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा असल में जो है ना वो एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम है, या इसको हम कहते हैं इमरजेंसी नर्वस सिस्टम। अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ और मैंने एमिगडाला के साथ इसको क्यों जोड़ा, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होता है ना, बॉडी की तमाम फंक्शंस बंद हो जाती है सिवाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। यानी आपकी बॉडी की जितनी भी फंक्शंस है, लास्ट टाइम आप कह रहे थे ना कि फ्रीज हो जाती है जब डर लगता है, नर्वसनेस हो जाती है, शिवरिंग होती है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, वो इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से हो जाता है। यू गाइस शुड नो दिस वेरी वेल फ्रॉम दिस क्लास कि जब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा सारी फंक्शंस बंद, और सिवाय किसके? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के, क्योंकि हार्ट रेट, स्टोमक, ब्रीदिंग वो सब तो चलना जरूरी है इंसान की जिंदा रहने के लिए।
अब जब बंद होती है सारी फंक्शंस, वो एक मकसद के तहत होती है। वो मकसद क्या है कि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी आपकी जान बचाने के पीछे लग जाए, जिसको हम फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स या फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसी चीज का आपके साथ जिक्र किया था। एमिगडाला लिटरली हमारे पास एक सेंसर की तरह काम करते हैं। इनफैक्ट दो होते हैं, तो ये सेंसर्स की तरह काम करते हैं। आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ महसूस किया अपनी सेंसेस के थ्रू, या आपने कुछ सूंघा, तो एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है इफ इट इज अ थ्रेट, इफ इट इज अ डेंजर। और जब ये एक्टिवेट होता है तो ब्रेन को मैसेज आती है, और ब्रेन जो है ना वो फिर आगे मैसेज पहुंचाता है। किसको मैसेज पहुंचाता है? लास्ट में मैंने आपको कहा था एक ऐसा ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड है, जो कि बाकी सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और आपको पता है ब्रेन पूरी बॉडी को इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू एक्टिवेट चलाता है। बोलिए जरा कौन सा ग्लैंड है वो? पिट्यूटरी Adrenal ग्लैंड। gland. या पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे जो दिमाग है ना उसके बिल्कुल बेस पे होता है, ऐसा समझ लिया आप। तो इसको मैसेज जाएगी, ये काम करेगा। थ्रेट डिटेक्ट हो गया ना एमिगडाला की तरफ से, ब्रेन को मैसेज चली गई ना, ब्रेन ने पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर दिया। पिट्यूटरी जो है ना वो ब्लड में कुछ हार्मोन्स को डालेगा जो कि जाएंगे आपकी किडनी तक, डायरेक्ट ब्लड से किडनी तक। किडनी पे हमारा एक ग्लैंड होता है, गुर्दे जो है ना आपके, वहां पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड जो है ना ये एक हार्मोन रिलीज करेगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ये हार्मोन है जो ये रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर याद रखिएगा, न्यूरॉन स्क्रीट करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली न्यूरॉन स्क्रीट करते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर एक हार्मोन स्क्रीट कर रहा है एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आपके साथ जिक्र किया था। ये है असल में मसला। और पता है इसके बाद होता क्या है? इसके बाद ये हार्मोन जो है ये कॉर्टिसोल स्टीरॉइड की तरह होता है, ये आपके ब्लड में जाएगा, ठीक है। कुछ रेसिप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझ ले। कुछ रेसिप्टर्स होते हैं उसके साथ बाइंड करते हैं, लिवर तक मैसेज पहुंचाता है कि लिवर जी आपने कुछ एनर्जी, कुछ ग्लूकोज को जो है ना वो स्टोर करके रखा है, बचा के रखा है मेरे सर्वाइवल के लिए, उसको जल्दी से ब्लड में डाल दीजिए और 2 पैरों और 2 टांगों में उसको जो है ना वो पहुंचा दीजिए, क्योंकि फाइट और फ्लाइट का टाइम आ गया है, डेंजर डिटेक्ट हो गया। एंड ऑल ऑफ दिस, लिटरली ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब आपको पता भी नहीं चलता है, लिटरली आपको पता भी नहीं चलता, ये सब हो रहा होता है आपकी बॉडी में। तो आप इसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते हो, मैं भी इसको कंट्रोल कर नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि पहली जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट एमिगडाला तक जाती है, वो मेरे कॉर्टेक्स तक नहीं जाती है। कॉर्टेक्स कौन है? मेरा बसजन वाला जो पोर्शन है, उस पर आएंगे इंशाल्लाह, बट अभी समझ ले। पहली जो मेरी सेंसेशंस है वो जाएगी मेरी एमिगडाला तक, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक तो नहीं जाएगी, उसके बाद जा सकती है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक। बट इसका मतलब ये है कि मेरा पहला रेस्पॉन्स हमेशा इमोशनल ही होगा, वो इमोशंस के बेस पे ही होगा, और वो जरूरी भी है मेरी लाइफ की सर्वाइवल के लिए, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि असली सब्र सदमे के पहले झटके पे किया जाता है। हदीस समझ आई आप? बॉयज गर्ल्स, हदीस आई समझ? असली sir. सब्र क्यों पहले झटके पे? उस वक्त असल में ब्लास्ट हो रहे होते बॉडी में, केमिकल ब्लास्ट। तो ये जो है ना ये कॉर्टिसोल ब्लड में जाएगा डायरेक्टली, एनर्जी जहां जहां कॉर्टिसोल जाएगा फिर ये वहां वहां ब्रेन मैसेज पहुंचाएगा कि यहाँ तक जो है ना वो ग्लूकोज पहुंचा दो, खासकर आपकी 2 टांगों और 2 लेग्स में, और उनमें भी स्पेसिफिक मसल्स तक। कौन सी मसल्स तक जाएगी? एक आपके ट्राइसेप्स, एक आपकी इलियक मसल्स टांगों में। इतना बड़ा मसला है, और ये स्ट्रेस हार्मोन है। करवाएगा क्या कि जब जब ये वहां जाएगा ना, आपकी सारी बॉडी की जो एनर्जी है वो आपको डाली जाएगी इन 2 ऑर्गन्स में, ताकि, और वाइटल ऑर्गन जो है ना उनमें, ताकि आपको क्या किया जाए? आपको बचाया जाए। या तो आप फाइट करोगे या तो फ्लाइट करोगे। अब फाइट कौन करेगा, फ्लाइट कौन करेगा, वो डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे, आपकी डेफिनेशंस पे। कोई बंदा जो है ना वो फाइट करता है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर उसी तरह से अपडेट किया जाता है या उसी तरह से उसका ट्रेन किया होता है। कोई बंदा जो है ना वहां से भागेगा, लैक ऑफ करेज होती है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ही वैसा बनाया गया होता है। बट जनरली दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड इट हैज टू वर्क लाइक दिस। मैं अचानक से आपके सामने जो है ना वो आपको समझ ले, आप रात को सोए हो और सुबह आप जागे तो आपने खुद को रेगिस्तान के बीच में पाया, इर्द गिर्द सांप है, बिच्छू है, पानी दूर दूर तक नहीं है, तपती हुई गर्मी है 55-60 डिग्रीज, खाने के लिए कुछ चीजें नहीं है, ओवरहेड सन है। तो आपकी जो उस वक्त हालत होगी ना अचानक आंख खोलने से, तो वो जो है ना वो यही वाला प्रोसेस है, और वो होना चाहिए क्योंकि वो आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक से आपके सामने शेर आए, सांप आए, ठीक है, कोई डाकू आए, कोई समझ ले फौजी आए, तो जो आपकी वो हालत होती है ना,
आपको बिना पता हुए वो इसी वजह से होती है, यही मामला चल रहा होता है। एमिगडाला ने थ्रेट डिटेक्ट किया, वो गया ब्रेन तक मैसेज गई, उसने पिट्यूटरी को एक्टिवेट करवाया, बोला हार्मोन रिलीज कराओ, एड्रिनल तक जाता है, वो कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है ब्लड में, और 2 टांगों और 2 पैरों में, सॉरी 2 हाथों बाजुओं में ग्लूकोज जाना स्टार्ट हो जाता है। और करेंगे क्या? फाइट और फ्लाइट। ये मसला है जो बिजली की स्पीड के साथ चल रहा होता है। अब जरा बोले मुझे आप, बिकॉज यू गाइज आर इन थॉट लीडरशिप ना, do you think this mechanism, this complex, amazing, fascinating mechanism is possible all of its own? Do you think कि इसके पीछे कोई डिजाइनर नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। Do you think कि विदाउट इंटेलिजेंस ये एवोल्यूशन के थ्रू आया है? और एवोल्यूशन अगर वो बोलते ना इंटेलिजेंट एवोल्यूशन, मैं शायद मान भी जाता, हालांकि मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ, उसके पीछे आर्गुमेंट्स है मेरे, बट नॉनदलेस अगर वो बोलते ना इंटेलिजेंट एवोल्यूशन, मैं मान लेता, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग कि कहीं ना कहीं से सोच है जो इंटेलिजेंट है, बट वो भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कह रहे होते सब खुद हो रहा है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है इसके पीछे। एक एक लेक्चर से आपके बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो इस कॉर्टिसोल को जो है ना हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और अब आते, ये तो अभी तक हार्डवेयर पे आ गया था, अब जरा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे आते हैं, साइकोलॉजी पे हल्का सा आते हैं, हालांकि मैं तफसील में जाने वाला हूँ आगे जाके जब न्यूरोकेमिस्ट्री खत्म होगी, बट अभी एक कंसेप्ट समझ ले। मेरे साथ कोई अनम्यूट करे, 1 2 लोग, एक लड़की एक लड़का, जी सर। या आई नीड अ गर्ल टू, Yes, sir. या लाइबा एंड अरसलान। ऑलराइट, सो लाइबा, अरसलान, क्या आपकी जिंदगी में 24 घंटे आप जंगल में होते हो, या फिर 24 घंटे आपके जान के लाले पड़े होते, या फिर वो कभी कभी रियरली कोई ऐसी ओकेजन आती है? रियली Sir, कभी ऐसा हो। या इट्स वेरी रेयर, राइट? बट 24 घंटे Yes, आप sir. स्ट्रेस में नहीं होते हो? आप नहीं देखते हो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो 24 घंटे स्ट्रेस में होते हैं, इरिटेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, आपकी माएँ, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, 24 Yes, sir. घंटे तो नहीं, ऐसा लेकिन ही बहुत होगा। है ना? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक स्ट्रेस में ही होते हैं, और आप लोग वी ऑलवेज क्वेश्चन कि यार कर क्या रहे हैं ये लोग, ये आपस में ही कुछ डर रहे होते हैं, आपस में ऐसी छोटी, आप भी कभी कभी इरिटेट होते होंगे, एंड यू विल बी टेलिंग देम कि छोटी छोटी चीजों पे आप इरिटेट हो रहे हो, क्या मसला है आपका, छोटी छोटी चीजों से आप डर रहे हो, अपनी माओ से आप बोलते होंगे, अपने वालिदैन से आप बोलते होंगे, क्या 24 घंटे आपको प्याले नहीं पिलाए जाते कि चुप रहना बेटा, जबान नहीं खोलना, वरना उठा के लेके जाएंगे, मार देंगे तुम्हें, तो रात को जल्दी घर आया करना, आज हालात ठीक नहीं है, ये वो जमाना नहीं रहा है, यही बातें होती है ना घर में? Yes, sir. तो इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसमें भी हमारा यही सिस्टम एक्टिवेट होता है। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस हम कहते हैं कि जब मैंने अपने ही भूत बनाए होते हैं और खुद उनसे डर रहा होता हूँ, खुद उनकी सिफात तय की होती है, और बस आपस में ही अपने थॉट्स में उनसे डरता रहता हूँ, और अपनी पूरी जिंदगी उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हूँ मैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो है ना वो एक्शंस रिएक्शंस होती है, रिएक्टिव साइकोलॉजी इसको कहते हैं। इसी चीज से मुबर्रह किया था अल्लाह ताला ने आपको और मुझे कुरान में कि जान लेने वाला मैं हूं, कोई जान नहीं लेता है, ना कोई सांप जान लेगा, ना कोई शेर जान लेगा, ना कोई बिच्छू जान लेगा, ना कोई इंसान लेगा, ना कोई जिन लेगा, मैं लूंगा। जब मैंने रखा होगा उसी वक्त मौत आएगी, मैंने नहीं रखा है तो किस कोई मौत नहीं आने वाली है। यही हदीस अनस बिन मालिक को कही थी हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि ए अनस, पूरी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे ना, तो एक रत्ती के बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती है सिवाय वो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रख दिया है। और पूरी दुनिया तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए आ जाए लाइबा, तो लाइबा आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती है। पूरी दुनिया एक रत्ती के बराबर फायदा नहीं पहुंचा सकती है जब तक कि अल्लाह ताला उसको कबूल ना करे, अल्लाह ताला उसको इजाजत ना दे। दैट्स द राइट वर्ड। ये है असल में डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की जो कि हमें लेनी चाहिए थी। तो दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस टू। तो क्या होगा, तो लाइबा क्या होगा जब अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस होगी? ऐसे ही भूत से हम डरते रहेंगे, इंसानों से डरते रहेंगे, जिन्नात से डरते रहेंगे, अपनी ही डेफिनेशंस होगी, छोटी मोटी दुनिया होगी, उसको बचाने के लिए अपनी जाने, अपनी माल, अपने बच्चों को, अपने एक छोटे से घर, तुच्छी सी सोच को बचाने के लिए जब हम ऐसी ऐसी रिएक्टिव साइकोलॉजीज करते हैं, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? फिर हमारा कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा बॉडी में बहुत ही कौन सा सिस्टम? ज्यादा। सिंपैथेटिक। sympathetic nervous system. यस, Yes, sir. या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो कौन सा बाकी सारे बॉडी के कौन से सिस्टम्स बंद हो जाएंगे? सिर्फ ऑटोनॉमस रहेगा। बाकी सारे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है
कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी मेकअप ऑफ लाइफ, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी सारी बर्बाद। केमिस्ट्री की ओवरराइड कहते हैं उसको, जब ओवरराइड हो जाएगी। इतना बड़ा मसला है। और इसी पे आपको बचपन से ही स्कूल्स में, घरों में, मोहल्लों में, रिश्तेदारों में ट्रेन किया जाता है कि बेटा देखो जरा, तुम्हारा वो कजन है, वो जो है ना, वो 40,000 की नौकरी उसकी लग गई, उसको जो है ना मार्क्स इतने आए थे। ये नहीं करोगे तो फिर जो है ना वो तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारे मार्क्स कम आ जाएंगे। हालांकि उसका सेरोटोनिन के साथ लिंक है, बट यहाँ पर समझने के लिए समझ आए यहाँ पर। इसी सिस्टम को 24 घंटे ऑन किया जाता है, और आप भी ऑन करते हो दूसरों का। आप भी तो हम भी तो फिरौन बने पड़े हैं ना। हम इंसानों पे वो हदूद नाफिज करते हैं, और वो सारे काम इंसानों से हम करवाते हैं, चाहे वो आपके घर वाले हो, दोस्त अहबाब हो, और वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो कि अल्लाह ताला ने भी नहीं रखी थी। और वो बेचारा फेल हो गई होगा उसमें, वो बेचारी फेल होगी उसमें, क्योंकि अल्लाह ने भी नहीं रखी थी। वो तो उसकी सेंट्रल डिस्पोजिशन ही नहीं थी। अल्लाह ने आज़ादी दी थी, अल्लाह ने ताकत दी थी, वो छीन ली हमने। इतना बड़ा मसला हम करते हैं अपने घर वालों के साथ और अपने साथ। ये चल रहा होता है 24 घंटे हमारे साथ। इसी सिस्टम पे हम एक्टिवेट होते हैं। एंड देयर हैव बीन रिसर्च, क्लियर कट रिसर्च, कि जब जब इंसान कॉर्टिसोल के बेस पे काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन पे काम करेगा, दैट विल बी द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, लिटरली द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ वर्क। उससे बर्बाद कोई वर्क, उससे खराब कोई वर्क हो नहीं सकता। और आपको पता है, आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, आपके घर में इसी बेस पे सारे वर्क चल रहे होते हैं। That's why you are living the worst kind of life. We are living the worst kind of life a human can live. तो गाबित भाई एक सवाल है मेरा वहाँ पे। जी जी पूछे। रिलेटेड टू जो आपने बोला ना, इमरजेंसी जो नर्वस सिस्टम रहता है सिंपैथेटिक, जो हमारा मतलब मेकअप है बचपन से ही, वी हैव बीन रेज्ड लाइक दिस। और जो कश्मीर की सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उसने भी बहुत चीज़ें ऐड की हैं। तो या इसको रीसेट करने के लिए या ठीक करने के लिए क्या हमें जो आपने आयत बोली या हदीस के थ्रू ये चीज़ें रिपीट करनी है या इन चीज़ों को ज़हन में रखना है? मतलब ये वापस ठीक कैसे होगा? सेरोटोन में जब आऊंगा तो अलाइनमेंट आपको सिखाऊंगा, बट इसकी जो तफसील है ना, वो साइकोलॉजी वाले पोर्शन में ही होगी। फिलहाल मैंने आपको बोला था ना 3 महीने सिर्फ न्यूरोकेमिस्ट्री चलेगी। जी। तो इंशाल्लाह जब साइकोलॉजी वाले पोर्शन में आएंगे तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कैसे ठीक होती है। बस फिलहाल के लिए आप जान लीजिए, जैसे मैंने स्टार्ट ही की थी क्लास, के आपके थॉट्स का डायरेक्ट असर इस पे होगा। डायरेक्ट असर आपके डोपामीन के मॉलिक्यूल्स, आई स्वेयर बाय गॉड, डोपामीन के मॉलिक्यूल्स आपके थॉट्स के हिसाब से शेप चेंज करते हैं। आपकी सोच, जिसको हम सोच कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर का इतना बड़ा मसला है। लेकिन सॉफ्टवेयर से पहले इस हार्डवेयर को तो ठीक कर लेना हम, क्योंकि हार्डवेयर अपनी सेंट्रल डिस्पोजिशन पे नहीं आएगा ना, तो सॉफ्टवेयर उतना असर नहीं डाल पाएगा जितना करना चाहिए उसको। हमारा तो हार्डवेयर ही हिला पड़ा है। हम तो ओवरराइड पे चल रहे हैं, हर एक सिस्टम। डोपामीन भी हम ओवरराइड पे चल रहे हैं, घंटे फोन हमारे हाथ में, 24 घंटे पोर्नोग्राफी और ड्रग्स पे चल रहे होते हैं हम। लड़कियों से बात और वाहियात किस्म की चैटिंग चल रही होती है, तो डोपामीन भी ओवरराइड पे चल रहा है। सेरोटोनिन तो इतना खराब हो चुका है हमारा, आपको पता चलेगा कि जिंदगी का सारो दारोमदार सेरोटोनिन पे ही होता है। तो वो तो इतना खराब, इतनी जगहों पे हमने अलाइन करके रखा है, टारगेटेड करके रखा है, जिसके यहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और बदबख्ती और करप्शन के सिवा कुछ नहीं आने वाला है। और कोर्टिसोल तो अल्लाह अल्लाह खैर ही करे। आपको भी पता है, आपकी माए मेरी माँ, ठीक है, आपकी बहनें मेरी बहन, आपके दोस्त अहबाब, आप खुद 24 घंटे कौन से सिस्टम पे एक्टिवेट रहते हो। और खासकर खुद आपने बोला कश्मीर के मामले में जो कंडीशन यहाँ पर रह चुकी है या जो है, 24 घंटे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही ऑन रहता है यहाँ पर। ये लोग, ये आपको पता है, जो यहाँ पर बाकी है ना, यूरोप से यहाँ पर कुछ लोग हैं, या बाकी कंट्री से कुछ लोग हैं, इनफैक्ट मेन लैंड इंडिया से भी यहाँ पर लोग हैं, वो समझ भी नहीं पाएंगे। इनफैक्ट मेन लैंड इंडिया तो आप समझ आएगा, बिकॉज द कंडीशंस आर चेंजिंग फॉर देम एज वेल, बट बाकी समझ भी नहीं पाएंगे आपको और मेरा किस लेवल पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरराइड कर चुका है, केमिस्ट्री किस लेवल पे बर्बाद हो चुकी है, कि अगर हम अब चाहे या ना चाहे ये एक्टिवेट रहता है, ये खुद ब खुद एक्टिवेट रहता है। बाहर जाऊंगा गली कोच में, एक्टिवेट हो जाएगा। सामने किसी पुलिस वाले को देखूंगा, आर्मी वाले को, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगा, एक्टिवेट हो जाएगा। घर आऊंगा और घर वाले लेट आ जाऊंगा, घर वाले जिस नजर से देखेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। इतना बड़ा मसला है, इस लेवल पे ओवरराइड चल रहा है हमारा हार्डवेयर का। सो दिस हैज टू बी करेक्टेड फर्स्ट। इसलिए इसके बारे में पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सवाल डायरेक्टली साइकोलॉजी से, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर।
और जैसे मैंने हिंट दे दी फिलहाल, सॉफ्टवेयर पे थोड़ा काम करे, डेफिनेशंस पे, कुरान और सीरा में खुद को ढूंढे। लिटरली सीरा को इस तरह से पढ़े, मेरे उस्ताद कहते हैं कि सीरा को इस तरह से पढ़े जैसे अपने वालिद को पढ़ रहे हो। लिटरली अपने सगे वालिद को जिस तरह से पढ़ते हो ना, उस तरह से सीरा को पढ़ना चाहिए, तब आप पे वो असर आएगा। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डेफिनेशंस। जब साइकोलॉजिकल पोर्शन में आएंगे मैं आपको क्लियर करता रहूंगा इंशाल्लाह। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछ रहा था। आप बोल रहे थे, आप सर बोल रहे हो कि गाबित भाई, आप बोल रहे हो कि ये इसलिए जो हमारा ये एक्टिवेट हो रहा है सिस्टम, इज इट बिकॉज ऑफ फेयर जो हम फीड कर रहे हैं खुद को? नहीं नहीं, फियर तो ठीक है, मतलब दैट्स अ नॉर्मल थिंग, आपकी नेचुरल डिजास्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो हमारी डेफिनेशंस दी गई ना बचपन से माँ बाप की, कि जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, जबान खोलोगे तो काट दिए जाओगे, ये सारी जो इरेशनल फियर्स है ना, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है, जो हमारी अपनी डेफिनेशंस बनाई गई है, जो कि कुरान और सीरत से लिंक ही नहीं होती है, तो उनकी वजह से हो रहा है, लिटरली उनकी वजह से हो रहा है। तो मतलब इनफैक्ट मैं हम यूं यहाँ कहूं, जब उलमा कहते हैं ना कि कुरान से दूर होने की वजह से ही दुनिया तबाह हो गई है, हम इसलिए मुसीबत में है क्योंकि कुरान से दूर हो रहे होते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है कि मसला ये है कुरान से दूर होने का, कि हमारी सेंट्रल डिस्पोजिशन की दर्जा उड़ जाती है, केमिस्ट्री खराब हो जाती है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है वी आर लिविंग इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लाइट और फाइट? या मेरे कहने का मतलब नहीं है, देयर आर सर्वेज, क्लियर कट सर्वेज। 2 साल पहले सर्वे होगी, नहीं 2 साल तो नहीं, 2021 में सर्वे हो गई थी। 60% ऑफ द यूथ इन कश्मीर आर लिविंग इन डिप्रेशन। आपको पता, मतलब इट्स अ माइल्ड डिप्रेशन बट नॉनदलेस मेंटल हेल्थ बहुत खराब है। डिप्रेशन के टाइप्स है ना, तो डिस्थीमिया में 60% लोगों को पाया गया है, मतलब सैंपल के थ्रू। और जहां जहां पर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होंगे ना, वहां पर ये होगा ही होगा, अगर उस कॉन्फ्लिक्ट जोन के डेफिनेशंस अल्लाह ताला से लिंक नहीं हो रहे। अगर अल्लाह ताला उस कॉन्फ्लिक्ट जोन के लोगों को जो है ना, वो अल्लाह ताला की डेफिनेशंस पे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन वाले लोग ना हो, तो ये तो होगा ही होगा। आपकी अम्मियों ने और आपके अबू ने, मेरे अम्मी और मेरी अबू, मेरे अबू ने जो डेफिनेशंस हमें दी है ना, उसके बेस पे तो कॉर्टिसोल छोड़े, मैं कोई हैरान नहीं होगा अगर कोई नया सा केमिकल हमारा बॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाए जो कि हमारी दर्जा उड़ा दे, जैसी डेफिनेशन हमारी है, आपकी और मेरी। आपको क्या लगता है कोई कौम इस हालत में हो तो वो कौम मासूम होती है, इनोसेंट होती है? अल्लाह ताला जुल्म कर रहे होते हैं किसी कौम पे, नाउजुबिल्ला। उनकी अपनी जो है ना वो दो नंबरिया होती है, और वो दो नंबरिया बर बर के थॉट्स के थ्रू, डेफिनेशंस के थ्रू, लाइफ गोल्स के थ्रू, पर्पस के थ्रू, आपकी अम्मियाँ और आपके अबू आपको सुना रहे होते हैं, और आपके रिश्तेदार भी, और आपके दोस्त भी, और आपके टीचर्स भी, 24 घंटे यही लेक्चर चल रहा होता है, किस तरह से सर्वाइव करना है। बस बर्बाद कर देते हैं। ये सर्वाइवल गेम तो अल्लाह ताला ने खत्म ही कर दी थी ना। जान मैं लेता हूँ और देता भी मैं हूँ, इज्जत मैं लेता हूँ देता भी मैं हूँ, रिस्क मैं देता हूँ लेता भी मैं हूँ, सर्वाइवल खत्म हो गया, हमने कभी समझा ही नहीं। सर जी। सर ये तो चले, बड़ों के लिए तो ये समझ में आती है कि बड़ों का एक बचपन से ये माइंडसेट बनाया जाता है या बन चुका होता है। लेकिन बच्चों के साथ भी ये चीज़ मैंने देखी है। मतलब मेरा एक बेटा है, 5 साल का है, और उसको मैंने ये वाली चीज़ें जो हमें फीड की गई हैं, मैंने उसको फीड नहीं की। मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसको अल्लाह से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो उस पे लेके चलूँ, और उसको कोशिश करता हूँ कि इस तरह के फेयर से और इस तरह की चीज़ों से बचा के रखूँ। लेकिन फिर भी उसको, मतलब वॉशरूम जाने से भी वो अकेले डर रहा होता है और वो ये बात कर रहा होता है। तो उसके अंदर ये चीज़ कैसे आ रही है? कितनी कितनी एज है उसकी? सर 5 साल कुछ महीने। ओके, कुछ और बोले मुझे, वॉशरूम जाने से भी डरता है और वॉशरूम जाने से डरता है, और मतलब अकेले रूम में भी नहीं बैठेगा। अम्मी को ठीक करे उसकी, ठीक है, अम्मी के बिहेवियर को ट्यून करे सही, अम्मी से बिहेवियर आ रहा है ये। और बच्चा जो ने याद रखिएगा, अप टू द एज ऑफ 7 8 9 ऑलमोस्ट बातों से नहीं सुनता है, वो आपके जो इमोशंस होते हैं और आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, जिनको हम इमोशनल हाइज और इमोशनल लोज कहते हैं, उस पे ट्यून इन हो रहा होता है। अम्मी पे काम करे। आपका पहला फर्ज इस्लाम का ये याद रखिएगा, शादी में मर्द जी। पे पहला फर्ज है बेटी से ज्यादा काम, लिटरली कह रहा हूँ, बेटी से ज्यादा काम अपनी बीवी पे करना होता है, बेटी से ज्यादा ख्याल अपनी बीवी का रखना होता है। क्योंकि डायरेक्ट हदीस है हुजूर अलैहि सलाम की, मोमिन मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, ना कि वो जो अपनी बेटी के साथ अच्छा है। ठीक है, हालांकि आपको बेटी के साथ अच्छा होना ही होना है, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपनी बीवी के साथ सही ना हो। सो सही होने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको ट्यून करे सही तरीके से। कुरान की आयत है, इसमें मैं मुख्तसर कर दूं यहाँ पर, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टॉपिक, बट कुरान की आयत है कि बचा लो अपने घर वालों से एक भड़कती हुई आग से। इस पे हजरत अली की जो कमेंट्री है ना, वो यही है कि उनको डिसिप्लिन करो, उनको जो है ना वो आप यूं समझ लो उनकी IQ लेवल्स और EQ लेवल्स को बढ़ा दो। तो अपनी बीवी पे आप काम करें इंशाल्लाह, तब जाकर मामला ठीक हो सकते हैं।
और बच्चे के पास अभी टाइम है, उसको ठीक किया जा सकता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखी कुरान के अंदर एक आयत भी आती है ना कि अल्लाह ताला किसी जान पे भी जुल्म नहीं करता, लेकिन ये इंसान खुद है जो अपने आप पे जुल्म करते हैं। जी जी बिल्कुल। सूरह अंबिया की शायद आप बात कर रहे हो, तो वहां तो अल्लाह ताला खुद क्या? कहते हैं, इनफैक्ट सूरह अल इमरान में भी है, कि कौमों के बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है कि हम किसी कौम पे जुल्म नहीं करते, ना ही हम किसी को तबाह करते, बल्कि ये तो खुद खुद पे जुल्म करते, तब जाकर इन पे अजाब आता है। ये वो जुल्म है और जो हम कर रहे होते हैं। और लाइक इससे जरा हम लोग एक पर्टिकुलर अरेबिक ग्लासेस लगा के इस लफ्ज को देखें ना, जुल्म को, तो जुल्म मीन्स अपने आप को उस कैटेगरी में डाल लेना जिसके आप अहल नहीं हो। तो जब बंदा अपने आप को उस कैटेगरी में डाल लेता है जिसका वो अहल नहीं है, वो जालिम होता है उस टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा है, वो गॉड मेड सिस्टम है, वो डिजर्व करता है कि मुझे मेरी अम्मी, मुझे मेरे अब्बू मेरी फितरत के मुताबिक डील करें, लेकिन वो फितरत के मुताबिक डील नहीं करते, तो वहाँ माँ बाप जालिम होते हैं। लेकिन मुआशरे के अंदर वही जालिम माँ बाप जो कि इस्लाम के रूह में जालिम है, वो बहुत प्रोग्रेसिविज्म के दायरे के अंदर आ रहे होते हैं। वो देखो इनका बच्चा तो जी LGS में जा रहा है, इनका बच्चा बीकन हाउस में जा रहा है, माशाल्लाह क्या लाइक अजीम पेरेंट्स हैं। तो ये हमारे जब तक लेंस सही नहीं होंगे ना चीजों को देखने के, तो ये ब्लंडर्स होते रहेंगे। एंड दिस इज रियली रियली बिग थिंग कि हर चीज के अंदर हम लोगों ने जुल्म को इन्वॉल्व किया हुआ है, हर चीज के अंदर ऑलमोस्ट। मियाँ ने बीवी को, बीवी ने मियाँ को, और ये सारी चीजें एट द एंड इंटरकनेक्टेड थी, हमारी हेयर आफ्टर से, या ईच एंड एग्जैक्टली, एवरीथिंग। यस एग्जैक्टली, माद सेड द राइट वर्ड कि जिसको इस्लाम की लेंस के थ्रू वो सबसे बदबख्त पेरेंट्स है, जालिम पेरेंट्स है, लेकिन दुनिया की लेंस के थ्रू वो सबसे प्रोग्रेसिव पेरेंट्स है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ना वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स की बात कर रहा होता है, लिटरली। और यस, और मजे की बात ये पेरेंट्स समझ रहे होते हैं उन्होंने बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है, जबकि उन्हें यही नहीं पता उन्होंने एक मशीन का अंदर से मैनुअली बदल के मशीन को तबाह कर दिया। परख से उड़ा और दिए, परख से उड़ा दिए मशीन के। इसके ऊपर मैं एक लाइक मेरा कोट है कि ईच एंड एवरी रिएक्शन ऑफ यू हैव अ थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन ऑन योर अपकमिंग जनरेशन। इस टाइम अगर माहद अखी गाबिद से बात कर रहा है, तो इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरी आने वाली नस्ल पे होगा, उनकी आने वाली नस्ल पे होगा। ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये पावर रखी है कि वो लाइक जनरेशन्स की जनरेशन्स बदल के रख सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी इस पावर को लाइक फील ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को कितनी बड़ी सुपर पावर दी हुई है, और हम लोग खुद पे भी जुल्म करते हैं, खुद को भी उस कैटेगरी में डालते हैं जिसके हम लोग अहल नहीं होते। अल्लाह के दीन पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सीरा पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और मजे की बात ये कि जब आप सीरा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हो, यू आर जालिम, क्योंकि आप जो एक मशीन का मैनुअल है उससे हट के खुद को चला रहे हो। यू आर डूइंग जुल्म ऑन यू। यू डोंट नो कि व्हाट थिंग इज बेस्ट फॉर यू। आप खुद पे जुल्म करोगे, कॉम्प्रोमाइजेस करोगे, आप अपने लिए बेहतरीन फैसले नहीं कर सकोगे। तो अल्लाह अकबर, दिस इज अ रियली डीप टॉपिक यू टच्ड। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे और हमें सीरा के ऊपर जमे रहने की तौफीक दे, और हम लोगों को उन लोगों में से करे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सल्लल्लाहु हों अलैहि क़यामत वसल्लम। वाले दिन। या बारक आमीन आमीन। ऑलराइट सर, यू हैव अ क्वेश्चन? जी सर, मेरा 3 साल का बेटा है। तो आपने कहा ना कि अभी इनको कि आप अपनी बीवी पे काम करें, तो ऐसा है कि हाँ, मैंने कभी-कभी उसको डर आया है, जैसे जब वो ज़्यादा तंग करते हैं बच्चे या कुछ मानते नहीं, तब मैं उसको बोलती हूँ कुछ ऐसे डर के वर्ड्स, चलो मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ, मैं आपसे बात नहीं करती। लेकिन एक चीज़ है मेरे बेटे में, जब भी कोई इमोशनल सीन होता है ना, वो इतना ज़्यादा रोता है, अभी 3 साल का है। वो परसों बैठ के अपनी कज़िन के साथ देख रहा था तारे ज़मीन पर। जैसे ही उस ईशान को बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं, तो वो वहाँ रोता है ना, मेरे बेटे ने इतना ज़्यादा रोया, पूरा दिन रो रहा था और बोला टीवी बंद करो, इसके आगे मुझे नहीं देखना। और जब भी वो मतलब अब कंटिन्यूअस वो उस ईशान के बारे में मुझसे, कभी वो खाना नहीं खाएगा, मम्मा आप मुझे ईशान की तरह बोर्डिंग स्कूल में डालोगी फिर? मतलब वो डर सा बैठ गया, उसको कोई भी स्टोरी मैम सुनाओ। सहर, सहर टीवी बंद करे घर में, ठीक है? 12 जी साल मेरे तक घर में टीवी बच्चे है को नहीं, मेरे घर में बनक भी टीवी नहीं है नहीं। होनी चाहिए डिवाइसेस की। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, बनक भी नहीं होनी चाहिए उसको। जी मेरे घर में टीवी है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मासी के यहाँ गया था, जब वो उसने देखा, और जब भी मैं उसको कोई ऐसी स्टोरी सुनाऊं, अगर उसमें कोई इमोशनल सीन आएगा, वो बहुत रोता है उस बात पे, बहुत रोता है, फिर बोलता है मत बोलो आगे।
सी वो उसके रोने का जो मसला ना वो डिफरेंट है, वो कभी और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दैट इज द प्योरिटी अ चाइल्ड हैज, इनफैक्ट वो छोड़े, अभी मसला मेरा ये है अभी यहाँ पर पॉइंट जो मेन है ये याद रखेगा कि पहले 7-8 साल तक बच्चे को डर की भनक भी नहीं होनी चाहिए, सिवाय कौन से, वो सर्वाइव वाला डर होता है। कौन सा वाला? जैसे हीटर पे हाथ लगेगा तो जल जाएगा ना, वो पता है करंट लग जाएगी, तो उसका तो डर होना चाहिए बच्चे को। या जी पंखे में हाथ डालेगा तो कट जाएगा हाथ, उसका डर होना चाहिए, नेचुरल डर होता है, ये तो होना चाहिए, ये तो कुछ जी सिखाने। लेकिन इसके बगैर कोई भी डर, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, कोई भी डर आप अपने बच्चे में डाल रहे हो पहले 7 साल, इनफैक्ट पहले 12 साल भी, या पूरी जिंदगी में भी कोई भी डर उसको डाल रहे हो, इनफैक्ट मैं अभी पर्टिकुलरली 7 12 साल की बात करूँ तो वो जुल्म है उस पर। और जब वो इनफैक्ट 7 साल में आएगा ना, 7 साल के बाद यू हैव टू पुट द लेवल्स ऑफ एम्पैथी इन हिम, वहां पर भी डर नहीं डालना उसको, डांटना डपटना नहीं है, मारना नहीं है, मारना है किसी पर्टिकुलर जगह पे, बट उसमें जो है ना वो एम्पैथी फिर आपको ये करनी है कि योर एवरी एक्शन ऑफ योर्स हैज अ कॉन्सिक्वेंस, उसका असर है। आप से किसी अगर इंसान के साथ कुछ कर रहे हो तो जो वो महसूस करता है उसको भी वो महसूस करवाना है, सो दैट उसमें लेवल ऑफ एम्पैथी, सजा और जजा के थ्रू ये सारी चीजें समझ आए, ना कि जो है ना वो तकलीफ के थ्रू। अभी तकलीफ चलिए छोड़े, दिस इज नॉट द इनफ डेटा कि मैं इस पे जज कर सकूं, बट नॉनदलेस अंडरस्टैंड कि पहले 7 साल बच्चे को खिलाए पिलाए अच्छे से, बादशाहों की तरह रखे, जैसे उमर बिन खत्ताब ने कहा, उसको और चेंज अगले मतलब 7 साल चेंज फिर करनी है, गुलाम कोई जी। उसकी जिद, कोई उसका टेंट्रम चेंज करना होगा तो हमें उस पे उसको नहीं बोलना है कि ऐसा नहीं करो, मतलब उस पे कैसे हम फिर समझे अगर वो बार बार नहीं आप मान। बोलोगे भी ना उसको ऐसा ना करो वैसा ना करो, बच्चा नहीं समझेगा, उसका अब कॉर्टेक्स वैसे डेवलप ही नहीं हुआ, बच्चे का बिहेवियर ट्यून किया जाता है थ्रू फियर एंड फैसिनेशन। ठीक है, अगर वो नेचुरल चीज है, जैसे मैंने बोला नेचुरल डर बच्चे में होने चाहिए, अदरवाइज वो कुछ भी कर देगा, मर जाएगा बच्चा, कॉमन सेंस की बात है। जो फैसिनेशन है ना उसको यूज करे, फैसिनेशन के टूल्स यूज करे बच्चे के साथ। ठीक है, जो ऑपरेंट पेरेंटिंग है ना उसको आप पढ़िएगा, 2-3 तरह की पेरेंटिंग होती है, एक होती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, एक होती है अथॉरिटेरियन, ऑपरेंट होती है। तो इनको पढ़ेगा आप, जो ऑपरेंट पेरेंटिंग है वो आपको सीखनी है, कि जहां पर यू गाइड द चाइल्ड थ्रू योर ओन बिहेवियर, पहले अपना बिहेवियर और एट द सेम टाइम कुछ और एक्टिविटीज के थ्रू। जी ये फिर से काफी आप रिपीट कीजिए, कौन सा बोला आपने ये, कौन ऑपरेंट सी पेरेंटिंग पेरेंट, सीखिए आप। ऑपरेंट। जी जी जी, इनफैक्ट सारी जी पेरेंटिंग टेक्निक समझ लिया पहले, फिर जाके आपको इसकी समझ आएगी। सर मेरा जी एक क्वेश्चन है। जी सर आपने कहा आपकी जो भी थॉट्स है वो आपके हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका कंट्रोल है आपकी थॉट्स पे, लाइक आप बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हैं। इफ मैं ये मानता हूँ, इनफैक्ट ये साइकोलॉजी का सवाल है, यहाँ पर इसको एड्रेस करके फायदा भी नहीं है कुछ, बट नॉनदलेस समझ ले कि मेडिटेशन के बाद यू कम टू अ लेवल, इनफैक्ट मेडिटेशन से पहले कुरान और सीरा की डेफिनेशन से, और उसके बाद मेडिटेशन से यू कम टू अ लेवल जहाँ पर आपको पता होता है कि कौन सा थॉट इग्नोर करना है, और कौन सा जो है ना काउंटर करना है, मतलब किसको पकड़ के जो है ना उसकी तफसील निकालनी है, सो दैट उसका बुरा असर ना पड़े, और कौन से थॉट को जो है ना वो अपनाना है। ये यू कम टू अ लेवल वेयर यू आर एबल टू रेगुलेट दीज थिंग्स। एंड इनफैक्ट कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स भी है, ब्रीदिंग टेक्निक्स में कुछ आती है जो मैंने कुछ असाजा से सीखी है। आप लिटरली जीरो स्टेट पे लेके जाते हो अपने माइंड को, बट उसका अभी कोई फायदा नहीं है, साइकोलॉजी में सिखा दूंगा। सर बट समटाइम हम इग्नोर भी करते हैं तो वो री अगेन बार बार आपको वही थॉट्स आते रहते हैं, आप खुद को बताते भी हैं कि आपने दोबारा ये नहीं सोचना, बट आप अगेन एंड अगेन वही सोचते रहते हैं। फिलहाल के लिए जिक्र यूज करें, साइकोलॉजी में आऊंगा तो बताऊंगा क्यों। फिलहाल जिक्र यूज करें, ठीक है। ओके हुजूर अलैहि सलाम की हदीस ओके है कि समझ लो एक जालिम बादशाह की फौज किसी इंसान के पीछे है, तो वो छुप के किसी गार में जाएंगे ना, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो जिक्र जो है ना वो आपको शैतान के इन मुसीबतों से वसवसों से बचा के एक गार में छुपा देती है, मतलब इट्स लाइक अ गार फॉर यू, ये जो जिक्र है अल्लाह का, लेकिन इट शुड बी कॉन्शियस एंड कॉन्शियसली, इन द सेंस कि यू शुड नो व्हाट यू आर सेइंग, ओके लिटरली ओके यू शुड नो व्हाट यू आर सेइंग। वो इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, आप अभी इसको इस्तेमाल करें, जब साइकोलॉजी में आऊंगा तो वो बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। और इनफैक्ट जब आपको पूरा, मैंने इसलिए कुरान और सीरत को पहले यूज़ किया ना, कुरान में नफ्स के बारे में भी है, कल्ब के बारे में, रूह के बारे में, और शैतान के बारे में भी है। तो वहां पर आपको समझ आएगा कि कौन से थॉट्स, इसी कोर्स में इनफैक्ट आपको समझ आएगा कौन से थॉट्स आपके हैं, जो कि आपकी सबकॉन्शियस के ही पार्ट होते हैं, कौन से शैतान के हैं, कौन से आपके नफ्स के हैं, तो आपको फिर समझ आएगा किसको इग्नोर करना है किसको। ओके सर। Yeah, before taking any more questions, let me draw a very simple example. Sorry, example तो नहीं, पहले कुछ और डिटेल्स बता दूं जो कि हम पढ़ रहे थे। स्ट्रेस रेस्पॉन्स पाथवे के बारे में भी बारे में ही मैं आपके साथ बात कर रहा था।
तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको याद रखिएगा, नॉर्मल डिजास्टर्स में बिल्कुल परफेक्ट है। ये भूकंप आ रहा है, शेर के सामने हो आप, सांप अचानक से सामने आ गया, बिच्छू ने टंक मार दिया, चूहे को देख लिया, कॉकरोच को देख लिया, तो दीज आर नॉर्मल फियर्स। इसमें जो है ना वो ठीक है, ये दिस इज व्हाट इट्स मेड फॉर। बट वो जो डेली लाइफ में आप इसको इसकी ओवरराइड कर रहे होते हैं ना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इस ग्लैंड की ओवरराइड की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सिर्फ आपको केमिस्ट्री लेवल पे नहीं करता है, ये आपकी बायोलॉजिकल लेवल पे भी करता है, आपकी बोन डेंसिटी को चेंज कर देता है, खराब कर देता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां अभी हमारे सामने आ रही है। फाइब्रोमाइल्जिया सामने आ रहा है, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम्स, इंटरस्टिशियल पेन सिंड्रोम्स, ये बहुत सारे इश्यूज जो है ना वो अभी सामने आ रहे हैं, जो कि इससे पहले नहीं थे। ठीक है, तो इतना बड़ा। और औरतों के साथ तो जैसे मैंने, अगर कोई है आप में से वुमेन लीडरशिप के साथ, कल मैंने बहुत तफसील की है इसकी। औरतों के साथ तो लिटरली मतलब ये जहन्नुम है जो हम उन पे मसलत करते हैं। लिटरली दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज जहन्नुम, इसका ओवरराइड होना, इसका कंटिन्यूसली चलना, ये है जमीन पे जहन्नुम, हेल ऑन अर्थ, जहन्नुम का सिस्टम है ये। गाइस भाई फर्क चढ़ा आपको देता है। जी जस्ट एक मिनट दीजिएगा, आई हैव टू कंप्लीट माय पोर्शन, ताकि ये ना जाए। सो ये क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्स जो मैंने आपको बोला, उसको सॉफ्टवेयर हम कहेंगे, तो उस पर इंशाल्लाह हम आगे जाके काम करेंगे। नॉनदलेस अभी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो और कुछ सवाल जो आपके आए थे ना कि हैंड्स शिवर करते हैं, ट्रेम्बल करते हैं, थरथराने लगते हैं, वो एक्चुअली ग्लूकोज जो है ना वो वहां से निकाल के आपकी इलियाक और ट्राइसेप्स पे जाता है। ठीक है, सारी मैंने बोला सारी बॉडी की फंक्शंस बंद हो जाती है और वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ग्लूकोज जाता है, और सिर्फ आपकी इलियाक और खासकर जो ट्राइसेप्स है वहां पर जाते हैं ये सारी ग्लूकोज के लेवल्स फाइट और फ्लाइट के लिए, उसकी वजह से होता है। और फिर जब पोस्ट द स्ट्रेस, वो जो स्टिफनेस आती है ना, वो असल में आता है कि ग्लूकोज फिर वापस निकाल दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज दिया गया था। तो इस जो नॉर्मल विड्रॉल होता है कॉर्टिसोल का, इस स्ट्रेस का जो रेस्पॉन्स मतलब नॉर्मल विड्रॉल होता है वो 40 मिनट में हो जाना चाहिए। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 4 4 घंटे तक हम ऐसे ऐसे थॉट्स में मुबतला होते हैं, ऐसे परेशानियों से मुबतला होते हैं कि इसका विड्रॉवल, चलो वो इसका विड्रॉल नहीं, वो किसी और चीज़ का, बट नंदलेस इस हद पे बर्बादी आ जाती है। जी, सवाल कोई पूछ रहा था? जी सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। मैं ये पूछ रहा था कि वो जो ऑटो इम्यून है वो इसी वजह से होता है, आप ये डिजीज बोल रहे हो? ऑटो इम्यून डिजीज। हाँ नहीं, उसका अलग मसला है। उसका जो है ना क्योंकि वो बायोलॉजी के साथ डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है। तो उसका आप देखिए ना, हर कोई एक उसूल समझ लीजिएगा। जब हम कहते हैं क्या इसी वजह से होता है, तो जब भी कोई डिसऑर्डर या डिजीज होती है ना, वो कोई पर्टिकुलर, सॉरी, वो किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से होती है, जो कि उसका कोर होता है पीछे। बट कुछ और भी ऑर्गन्स, कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस उसूल को याद रखिएगा, ऑटो इम्यून डिजीज इज अ डिफरेंट थिंग। ओके अभी कुछ चीजें हम एज अ प्रिकॉशनरी मेजर भी करते हैं, तो हाउ कैन वी ड्रॉ द लाइन, लाइक कहाँ तक प्रिकॉशनरी मेजर लेना है और कहाँ कहाँ से हमें डरना नहीं है? तो डेफिनेशंस कुरान और सीरत से ले, हक और बातिल, जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत, रिज्क और तंगी, ये सारी डेफिनेशन, जिंदगी का मामला, जिंदगी का मकसद, आपको क्या करना है, आपके हक में क्या है, और कौन सी चीज़ें अल्लाह तक है, ये डेफिनेशन सारी कुरान और सीरत से ले आप, मामला ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुरान इज़ द ओनली सेंट्रल डिस्पोजिशन। हज़रत अली के पास शख्स आया, जो मैंने आपको बोला था, शायद आप ही को बोला था, तो बोला कि कदर क्या है और मुझ तक क्या है, कौन सी चीज़ें इंसान तक है, कौन सी जो है ना वो कदर में लिखी गई है। तो हज़रत अली ने बोला कि उठाओ एक टांग, उठाई एक टांग। बोला आप दूसरी उठाओ। बोला ये तो नहीं उठा सकता हूँ, बस बोला इतना ही मसला है, तुम तक कुछ चीज़ें ऑलरेडी वहां पर है जो कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये डेफिनेशन आपकी सिर्फ कुरान से आएगी और सीरत से आएगी, अहादीस से आएगी। जब डेफिनेशन सही होगी, कॉन्शियसली आप उस पर ट्रेन होंगे, तो सब कॉन्शियस शेप इस पे हो जाएगी, आसानी होगी। फिर आप फजूल की चीज़ों पे, फजूल के डरों पे, फजूल के थॉट्स पे, बेमलाई किस्म की बातों पे, आपके घर वालों की जो थॉट मैट्रिक्स है या किसी और रिश्तेदारों की, दोस्तों की, उस पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल नो कि इनके खुदा कहीं और पर ही अलाइन है। लिटरली इन्हें छोटे छोटे पुत बना के रखे और इनको पता भी नहीं है। लिटिल पैटी सर्वाइवल गेम्स ये अभी खेल रहे हैं, और दे हैव नो आइडिया कि कितने बड़े बड़े पुत, लिटरली बड़े बड़े खुदा इनने बना के रखे अपने नफ्स के ही। जो अल्लाह ने कहा था ना सूरह फुरकान में, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उस शख्स के हाल पे गौर नहीं किया जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया?
क्या तुम समझते हो कि ये सुनते हैं और समझते हैं? हरगिज नहीं, ये तो जानवर है, बल्कि उनसे भी बदतरीन है। अब जानवरों से बदतरीन क्यों कहा गया है? हल्की हालांकि वो सारी जानवरों की हरकतें हैं, नफ्स की पैरवी करना। जानवरों से इसलिए बदतरीन है क्योंकि सोच दी गई थी, इंसान को अक्ल दी गई थी, जानवरों को नहीं दी गई थी। तो इसलिए जब वो अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं करता है तो वो जानवर की लेवल पे नहीं आता है, बल्कि उससे भी नीचे आता है। तो याद रखिए, डेफिनेशन सही करें। जब सॉफ्टवेयर की बात होगी, साइकोलॉजी सारा एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। सर या सर ये आप काफ़ी सारी अहादीस ऐसी सुनाते हैं जो नफ्सियात पे डायरेक्ट हिट करती हैं, और काफ़ी सारी आपने ऐसी अहादीस सुनाई है 2-3 क्लासेस में कि वो बिल्कुल ऐसे ना ऐसे लग रहा था कि हमने पहली दफ़ा सुनी है। तो ये इन अहादीस का हमें रेफरेंस या कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं कि ताकि हम ये याद कर सकें, क्योंकि सुन के तो ये याद नहीं रहती हैं, तो ताकि हम याद कर सकें, हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी ये। आसान जवाब ये याद रखिएगा, आसान जवाब दिमाग की सुस्ती होती है, ठीक है? मैं बाय डिजाइन, आई स्वेयर, मैं जानबूझ के आपको रेफरेंस नहीं देता हूँ, बिकॉज आप जब तक पहले उसूल समझ लिया आप। चले, आज अच्छा हो गया आपने छेड़ दिया। सुने, जरा गौर से सुनिएगा, मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, और अभी तक जो कुछ भी आपने सुना है ना, उससे 10 गुना ज्यादा इस चीज को गौर से सुनिएगा। आपके और मेरे जो वालिद है ना, वो जन्नत के हैं, ठीक है? उनको जन्नत में बनाया गया है। जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होती है, कोई भी ख्वाहिश उभरेगी वो पूरी होगी होगी, उसमें कोई शक नहीं है। वहां पर कोई सुस्ती भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है वहां पर। और वहां पर अगर सुस्ती भी है, वो भी मजे वाली है, क्योंकि वहां पर कोई सर्वाइवल, कोई बाकी परेशानी है नहीं, जिद्दोजहद है नहीं। दुनिया में जिस्म आपका वही है, जन्नत वाला ही है, लेकिन जो माहौल है ना, वो जन्नत वाला नहीं है। तो यहाँ पर जब तक जिद्दोजहद नहीं होगी ना, हार्डशिप्स के थ्रू आप नहीं जाओगे ना, नफ्स को आप टेम नहीं कर सकते हो दुनिया में रहने के लिए। डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स हो आपके, आपके फाइनेंशियल डिजायर्स हो, लग्जरी कैन ऑल ऑफ दोस थिंग्स, या किसी भी तरह के डिजायर्स आपके हो, जब तक उनको हार्डशिप्स के थ्रू, अपनी बॉडी को हार्डशिप के थ्रू नहीं गुजारोगे, खासकर जहन को, और बॉडी को भी इनफैक्ट, बट खासकर जहन को जब तक आप हार्डशिप्स के थ्रू नहीं गुजारोगे, ट्रायलिंग नहीं करोगे इसकी, तब तक ये ट्यून नहीं होगा दुनिया में, आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया का मैट्रिक्स ही अलग है। जिसके लिए बनी है जिस्म, जिसके लिए जिस्म बना है, उसका मैट्रिक्स अलग है। इतना बड़ा इम्तिहान है आपके और मेरे मेरे पे ये। तो मैं अगर कोई रेफरेंस नहीं देता हूँ, इट्स योर जॉब कि आप उसकी रेफरेंस ढूंढा करें। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है, डीप वो सीक कुछ और भी आ गया, तो यूज करें, किताबें खोले। पहले पहले जो उस्ताद होते थे ना, ये याद रखिएगा, असातिज़ा, वो जब बच्चों को कोई चीज पढ़ाते थे ना, उन बच्चों को आई स्वेयर उनको किताबें लाइब्रेरीज में खोलनी पड़ती थी उसकी रेफरेंस ढूंढने के लिए, तब जाकर वो उस लेवल पे जो है ना, वो फिर आलिम बनते थे, असातिज़ा बनते थे। एक हदीस को ढूंढने के लिए, या एक जो बात उस्ताद ने कही होती थी, या एक जो वाकया बयान किया होता था, दर्जनों किताबें वो खोलते थे। इस लेवल पे उनकी ट्रेनिंग वो असातिज़ा करते थे। वही मैं चाहता हूँ आपके साथ हो, हालांकि उस लेवल की तो होगी नहीं, बट नॉनदलेस बेसिक चीज पे, बेसिक लेवल पे वो हो सकती है। बट वन बुक विच आई वुड रिकमेंड टू ईच एंड एवरीवन इज इह्या उल उलूम बाय इमाम गजाली। ये किताब पढ़ लो आप। ऐसे लोग मैंने पाए हैं, मतलब जिनने इस किताब को कुरान और हदीस के बाद हिफ्स किया है। 4 वॉल्यूम्स है इसकी। लिटरली इतनी जबरदस्त किताब है, मेरी लाइफ की मुझे लगता है सबसे बेहतरीन किताब में से एक किताब है, टॉप 3 में इसको मैं रखता हूँ। तो इतनी जबरदस्त किताब है कि इसको हिफ्स किया है, कुछ लोगों ने पी लिया है, रट्टा मार लिया है, कि एक भी इसकी लाइन हम छोड़ नहीं पाते जब इसको पढ़ते हैं। इतनी डीपली इमाम गजाली ने अहादीस को जमा करके, कुरान की आयतों को जमा करके, उसको जो टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है। तो रीड इह्या उल उलूम। हालांकि उसमें कुछ ज़ईफ हदीस भी है, और कुछ ऐसे हदीस है जो कि कहा जाता है फैब्रिकेटेड है, बट नॉनदलेस जो नई वॉल्यूम्स है उस पर लिखा जाता है नीचे कौन सी ज़ईफ है, कौन सी फैब्रिकेटेड है। और ज़ईफ याद रखिएगा, उसूल बता दूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे किताब पढ़ते हुए। ज़ईफ का मतलब ये नहीं होता कि वो हदीस है नहीं। ज़ईफ का मतलब ये होता है कि आप उससे कोई लॉ नहीं ले सकते हो। ज़ईफ, मरफू, ये सारी चीजें ना, ये विद रिस्पेक्ट टू लॉज है, शरियाज है, कि अगर कोई ज़ईफ हदीस है, मैं उससे कोई लॉ नहीं बना सकता हूँ, लेकिन उसका मीनिंग समझ सकता हूँ ना, मैं उसका मीनिंग ले सकता हूँ अगर मैं वो लॉ की अंडरस्टैंडिंग से नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, रीड इह्या उल उलूम, काफी मसले आपके सॉल्व हो जाएंगे। जी आयशा, आपने अनम्यूट किया था। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी आपसे। ये आप ना जो ये साइकोलॉजी का लफ्ज बोलते हैं ना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, इससे क्या मुराद लिया जाता मुदस्सिर भाई, आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। साइकोलॉजी से क्या आप कह रहे हो? है? जी इससे क्या मुराद लिया जाता है ना, जब आप ये लफ्ज बोलते हैं क्या मुराद लिया जाए, ये क्या होती है सोच साइकोलॉजी? सोच सोच सोच, इंसान की सोच, ठीक है? आपका माइंड जिस पे आपने ट्यून किया होता है अपनी सोच को, बस वो है।
आपकी डेफिनेशंस, आपका सही और गलत, आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आपकी आर्ग्यूमेंट्स, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसके बुनियाद पे आप चल रहे होते हो। तो अच्छा और बुरा वो सोच जो है ना, वो असल में ये साइकोलॉजी है। पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, उस पे जब आएंगे तो कॉग्निटिव प्रोसेस को ही पढ़ाना है। यस लाइबा, आपका कोई सवाल था? लाइबा? जी गाबिद भाई, अमान। एक सवाल मेरा था रिलेटेड टू जो आप कंटेंट वगैरह देते हैं या और पढ़ने को बोलते हैं, तो अ, सबसे पहले बिकॉज हमारा जो दिन का स्केड्यूल होता है वो बहुत ही बिजी रहता है काम वगैरह से, तो एक तो पढ़ने का हमारा वो एक्यूमेन है वो कैसे अच्छा बनेगा, और दूसरा जो याददाश्त है, मतलब जो भी हम पढ़े वो जल्दी हमें याद हो जाए, उसके लिए क्या करें? हुजैफ, हुजैफ नाम है ना आपका? जी। हुजैफ पर्पस सेट करे। अच्छा। हुजूर अलैहि सलाम ने पहले दिन से पर्पस सेट किया, ठीक है? आखिरत जो है ना हमें ओके। समझा नहीं गया, वो पर्पस है। तो जान लो इस चीज़ को, पर्पस आप सेट करोगे ना अपनी ज़िंदगी में और आपको पता चल जाएगा किस लिए भेजा है। खुद आप किताबें खोलना छोड़े, आप किताबें रटना स्टार्ट करोगे, चाटना स्टार्ट अच्छा। करोगे आप किताबें। इंसान का बंदा, आदम का बंदा जो है ना, दुनिया में विदाउट पर्पस चल नहीं पाता है। 2-4 दिन चलेगा, कॉन्स्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो पर्पस सेट करे, फिर उस पर्पस को ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक करना पड़ता है। वो कभी करेंगे आपके साथ बात, बट अभी ये याद रख ले कि पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उस पर्पस पे कंटिन्यूसली खुद को शैटर भी करना और इनफैक्ट मोटिवेट भी करना, वो भी आपका काम है। और रही बात याददाश्त की, तो वही मैंने कहा, व्हेन यू नो अ पर्पस, व्हेन यू हैव अ पर्पस और आप उस पर्पस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो, वो खुद याद रह जाती है। ये नुस्खा अच्छा। बता रहा हूँ, 100 बातों की एक बात बता रहा हूँ। व्हेन आई पिक अप अ बुक, आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई पुट डाउन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स कि मैं ये किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, और मैं किताब के पहले सफ़े पे लिख लेता हूँ कि मैं ये किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई हैव क्लियर पर्पस होता है उस वक्त उस किताब को पढ़ने का। फिर जो भी मैं चीज़ें उसमें पिक करूँगा ना, वो खुद याद रह जाएगी। और जो याद नहीं रहती है तो उसको कभी बीच में रिवाइज कर सकते हैं नोट्स बना के। या नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर मैं पर्पस इस किसे क्लास आइडेंटिफाई करें? सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग अल्लाह की मुलाकात के शौक में हैं, आखिरत पे ईमान रखते हैं, चाहते अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करे, फलाह पाए, कामयाब हो जाए दुनिया और आखिरत में, और आला मकाम उनको दिया जाए, और वो अपने मकासद में कामयाब हो जाए, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। कुरान की आयत बता रहा हूँ, मफहूम उसका। जी, तो सीरा पढ़े। ये सामान। सर आपने कहा कि इमाम गजाली की बुक टॉप 3 बुक में आती है मेरी, तो दो बाकी की बुक कौन सी है जो आप नहीं बताएं? कुरान नंबर 1, कुरान, और सेकंड सीरा की जो किताब है। जी ठीक ठीक ठीक। जॉनरा पे डिपेंड कर रहा है, मैं इस वक्त पर्टिकुलर जॉनरा एक आपको टारगेट कर रहा हूँ। वो जॉनरा है ज़िंदगी की कुलियात का। बाकी भी जॉनराज है, अलग अलग है। न्यूरो साइकोलॉजी के जॉनराज अलग है, लिटरेचर के अलग है, फिक्शन के, नॉन फिक्शन के, ट्रेजडी के, कॉमेडी के, सब अलग अलग जॉनराज है। फिलोसफीज के, पॉलिटिकल साइंस के, उसमें कभी सर बात होगी तो मुझे बता दूंगा उनमें कौन सी मेरी टॉप लेवल पे मैं रखता हूँ। जॉनरास लफ्ज, ये इस लफ्ज का मतलब क्या है? आप मुझे इस पर एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज, ये क्या इस लफ्ज का कैटेगरीज, मीनिंग है? कैटेगरीज समझ ली, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री, अच्छा अच्छा। फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, तो अलग अलग अच्छा कैटेगरीज हम होते हैं, इन्हीं को हम जॉनरास बोलते हैं। किताबें भी इसी तरह जॉनरास में लिखी जाती है। जब कोई ऑथर कुछ लिखता है, वो अपने जॉनरा नीशे को सेट करता है कि मैं किस मुद्दे पे लिख रहा हूँ। फिलोसफी पे लिख रहा हूँ, साइकोलॉजी पे लिख रहा हूँ, फाइनेंस पे लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री पे लिख रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस पे लिख रहा हूँ। तो इसी तरह इनको जॉनरास बोलते हैं। तो जिंदगी का जो जॉनरा है ना, उसमें यही 3 किताबें मेरी सबसे पसंदीदा है। कुरान जितने भी एंगल से हो सके पढ़ ले, खासकर अरबिक तो मस्ट है आपके लिए। और सीरा जी जी। जितनी भी आप पढ़ सके। मैं तो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ बुक कि अगर आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आप चीखें निकलेगी आपकी जहन से। इनफैक्ट मेरी जहन से भी चीखें निकल रही है। वो लेस्ली हेजल्टन की है, द फर्स्ट मुस्लिम। एक ज्यू है, यहूदी है, एक औरत, उसने लिखी है वो हुजूर अलैहि सलाम पे, और इतनी गड़बड़ की है उसने इस किताब में, इतना। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की है कि हुजूर अलैहि सलाम को वो डिफेंड करे, इन द सेंस कि मतलब उसको दिखाए कि सबसे बेस्ट पर्सन वही है, बट जी इतना जी। छोटा करके दिखाया ना कि इंसान की
चीखें निकलती हैं अंदर से। तो इस तरह की भी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू सीरा, कि देखना पड़ेगा आपको नॉन मुस्लिम्स कैसे देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को। सो कुरान, सीरा, इह्याल उलूम, ये 3 किताबें। ओके सर, इंशाल्लाह। Yeah, last question, last 2 questions and we'll end the session. बिल्कुल सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा सवाल था, जो आपने यहाँ पे अभी इतने सारे फेयर्स की बात की और आपने कहा कि हम मुस्तकिल स्ट्रेस में रहते हैं, तो मैं अपने ब्रेन में ये आइडेंटिफाई नहीं करी कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। तो वो वाला खौफ कौन सा खौफ होता है जिसमें अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है सब्र करने वालों को? साइकोलॉजी में जब आऊँगा ना आपके साथ इंशाल्लाह, और वहाँ पर कुरान की एक एनालिसिस दूंगा ना, कुछ सूरतों की एनालिसिस मुझे आपके साथ करनी है। वहाँ पर जब एनालिसिस दूंगा तब बताऊंगा कौन कौन से खौफ है वो। बट अभी आप तब तक बस काम कर ले, ये सबसे गुजारिश है मेहरबानी करके। अगले 4-5 महीने में जब तक हम उस पॉइंट तक आते हैं, सीरा का एक गोता लगा ले और कुरान का एक गोता लगा ले। चाहे आप जनरल ट्रांसलेशन ही पढ़ रहे हो या कमेंट्री किसी की पढ़ रहे हो, तफसीर पढ़ रहे हो, एक गोता तो मेहरबानी करके लगा लीजिएगा तब तक। और रही वो खौफ की बात है ना जो आप कह रहे हो, वो कुरान में अल्लाह ताला ने खुद कहा है। आप देखिए ज़रा, कुरान में एक आयत है, ये आपके लिए काम है। क्या नाम है आपका? सकीना। सकीना, ओके। सही बात, सही नाम है ना, यही कह रहा हूँ, सकीना। जी 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 जी। ओके, आपका काम है, कुरान में आयत है जिसमें 6 चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, इंसान की साइकोलॉजी बयान किया कि इंसान किन चीज़ों के पीछे होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से हिंट दे दूं आपको, वहाँ पर लहू के बारे में, माल के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में देखिएगा, और फिर इस जो आयत है ना उसको उसके साथ रिलेट कीजिएगा कि किन चीज़ों के बारे में इंसान को खौफ होगा फिर। ओके, और वो खौफ कितने फजूल से होते हैं। इनफैक्ट अभी तो समझ नहीं आएगा क्यों फजूल से वो, जब सेरोटोनिन पढ़ाएंगे तब आपको समझ आएगा क्यों फजूल से वो। या लास्ट क्वेश्चन। सीरा के लिए कोई बुक आप रिकमेंड करें? कोई बढ़िया इससे पहले? रही कल मुक्ति। अबुल कलाम आज़ाद की स्टार्ट करें? नहीं, एक मिनट, अबुल कलाम आज़ाद की नहीं, आप कीजिएगा मनहज इनकलाब नबी है ना, डॉक्टर इसरार की, उसको स्टार्ट कीजिएगा। और विद द हार्ट एंड माइंड, ये 2 किताबें आप स्टार्ट कर दे फिलहाल बेसिक लेवल पे। इसके बाद मैं बोलूँगा ऊपर वाली लेवल पे जाएंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, अलविदा व नहाया, और सीरा इब्न हिशाम भी आप पढ़ सकते हो, सुलेमान नदवी। इनफैक्ट इब्न हिशाम ना पढ़े तो सईद सुलेमान नदवी और मौलाना शिबली नवानी की बहुत बेहतरीन है। सर डॉक्टर इसार अहमद सर से आप दूसरी बुक कौन सी आपने मेंशन की? 13 पे आपने बोली। सीरा पे जो अभी बेसिक आप पढ़ोगे वो है डॉक्टर इसरार साहब की, और ये मिनहाज इनकलाब। मनहज इनकलाब नबी, यस। रसूल इनकलाब का तरीके इनकलाब, वो उसी का एक छोटा पोर्शन फिर आ जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो और दूसरी है इसके साथ जो मैंने आपको कही, विद द हार्ट एंड माइंड, शेख मीकाइल अहमद समित की। ये बेसिक है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद यू कैन गो टू अल बिदाया व नहाया और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मौलाना शिबली नवानी और सुलेमान नदवी की कंपाइलेशन है। जी, कोई खातून सवाल पूछ रही थी या? सर डॉक्टर इसार अहमद की आपने कौन सी बुक की बात की है? मनहज इनकलाब नबी, और उसी का एक छोटा सा पोर्शन भी आता है हमारा, वो रसूल इनकलाब का तरीके इनकलाब। ओके। यस, एनी अदर क्वेश्चन? क्या मैं सर अगर एक आपके पूछ सकता हूँ? जी जी पूछे। मैं कह रहा हूँ मैं एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ? या प्लीज। देखिए ये जो सीरा है ना, जितना मेरा सीरा के साथ एक्सपीरियंस रहा है, इट्स अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट स्टिल जितना पढ़ता हूँ उतना ही खुद को और ज्यादा जीरो पे फील करता हूँ। देखिए डिफरेंट सीरा डिफरेंट पैराडाइम्स और डिफरेंट एंगल से लिखी गई है। फॉर एग्जांपल मौलाना शिबली नमानी का जो एंगल है दैट इज रियली क्लासिकल, वो हर बंदे के लिए क्रैप करना इज अ बिट डिफिकल्ट। हजरत डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह की जो सीरा है दैट इज फ्रॉम द एंगल ऑफ तहरीकी के मूवमेंट लेसन अखज करने सीरा से, उनकी एंगल का जो एंगल है वो है। नाउ महद देयर आर मुख्तसर रखिए अपनी बात को, महद मुख्तसर रखिए, नाउ because we are losing नाउ time. जर्नल एंगल। तो जब आप सीरा को स्टार्ट करते हैं यू हैव टू स्टार्ट विद जर्नल एंगल, ताकि आप सीरा के अंदर अपनी डोमेन ढूंढ सकें। और उसके लिए जो 2 बेस्ट किताबें ना फॉर द बिगनर इज
सीरा इंसाइक्लोपीडिया बाय दारुसलाम दैट हैव 11 वॉल्यूम्स, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, उर्दू में भी मिल जाएगी, एंड दैट इज सुपर कॉम्प्रिहेंसिव, इजी लैंग्वेज, एंड उसके अंदर बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है। एंड सर साहिल ने भी वो रेकमेंड की थी, सीरा इंसाइक्लोपीडिया। एंड देन सेकंड इज अल बताया वन खाया, एंड ज़ादुल माद इज क्वाइट गुड आल्सो बाय इमाम इब्न कय्यम। वो लेवल 2 की किताब है। लेट देम स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। बेसिक्स पे पहले ट्यून इन कर दो खुद को। और जो 11 वॉल्यूम्स है ना वो डायरेक्ट लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। उसकी आज 11 नहीं है, शायद वो 13 हो गई है। सो लेट देम स्टार्ट विद द बेसिक्स। उनको जब मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा ना और वो अपने नबी को समझेंगे, लिटरली समझेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तब उनको समझ आएगा कि मसला कितना बड़ा है, कितना उनको पढ़ना चाहिए। आयदल करनी की किताब में वो कोट करते हैं कि 50 साल उनने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है ना वो रिसर्च की थी। और 50 साल के बाद जब उन्होंने सीरा लिखी तो उनके उस्ताद ने उनको एक बात कही कि "ऐ आई, तुम कितनी भी किताबें लिख लो सीरा पे, और तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्र मिल जाए 900 साल, या आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मिल जाए 1000 साल, तब भी जब तुम अगले दिन उठोगे ना और सीरा पढ़ोगे, कुछ ना कुछ और तुम्हें मिल जाएगा नया उससे। इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा जो है ना ऑनर है हुजूर अलैहिस्सलाम का, इतना बड़ा वाक़या और ऑनर है ये, इतना बड़ा मसला है ये। सो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। अगले 3-4 महीने में यू शुड कवर एट लीस्ट 1 और 2 बुक्स आराम से इंशाल्लाह। और कुरान में एक बार गोता लगा ले, साइकोलॉजी में मज़ा आएगा फिर आपको इंशाल्लाह। या सो योर असाइनमेंट इज़ कि अपने खौफ को पहचानिए। जो आपके खौफ है जितने भी है उनको पहचाने, ठीक है? मुझे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथ पूरा हफ्ता बैठ के अकेले में तबसरा कीजिए। जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ का आपको खौफ है, माल का, जान का, बच्चों का, बीवी का, खाने का, पीने का, नौकरी का, किसी और चीज़ का, जिसका भी खौफ है उसको पहचाने, उसको राइट डाउन करे, लिखे उसको। और क्यों उसका खौफ है वो भी लिखे। आप लोग थॉट लीडरशिप में हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन द वेरी बेसिक लेंस किसी चीज़ को देखने की, वो है क्यों। वो बेसिक लेंस और सबसे इंपॉर्टेंट लेंस होती है, इसके बगैर कोई चीज़ नहीं चलती है। तो लिखे अपने खौफ जितने भी है और लिखे उसके साथ कि क्यों है आपको उस चीज़ का खौफ, ये कहाँ से आया है आपको खौफ, और क्या वो खौफ सही है कि नहीं है। बस इतना आप लिख लीजिएगा। खौफ क्या है, क्यों है, कहाँ से आया है, सही है या गलत है, देखेगा कभी उसको, ठीक है? फिर अगले सेशन में मिलेंगे। विल मूव टू, मे बी इफ देयर आर नो क्वेश्चंस विल मूव टू सेरोटोनिन डायरेक्टली। ऑलराइट गाइज। सर जी बस एक लास्ट, अगर आपके पास वक्त हो तो अ, अभी बता दें या फिर बाद में बता दीजिएगा कि आपका मेथड क्या है बुक रीडिंग करने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक किताब को मतलब इस तरह से पढ़ दिया जाए कि बिल्कुल उसमें से एक्शनेबल पॉइंट्स निकाल लिए जाए। मैं इस तरह से नहीं पढ़ पाता हूँ। आप चाहें ये सवाल का जवाब आप नेक्स्ट सेशन में दे दें या फिर अभी अगर मुख्तसर में दे सके तो दे दीजिए। अमान, whenever you read something or whenever you do something, know that it calculates, ठीक है? हर एक हरकत आपकी, हर एक थॉट आपका, हर एक मिनट आपका कैलकुलेट करता है। सो एवरीथिंग यू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड शुड बी विद अ पर्पस। एवरीथिंग शुड बी विद अ पर्पस। आपका एक ग्रैंड पर्पस जिंदगी का, उसके छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स, और जो एक किताबों का मसला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर चलेगा भी नहीं। ये हर एक चीज पर्पस के हिसाब से होनी चाहिए, एक मकसद के हिसाब से। जब मकसद आपको पता है ना, आप खुद नेक्टर जो है ना किताबों से चूस सकते हो। लिटरली मकसद आपको पता है ना, आप आराम से उसका जो जूस है ना, हनी जो है ना किताबों से वो ले सकते हो। लेकिन दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ खाली किताबें नहीं पढ़नी होती, उस पर फिक्र करनी होती है। कोई पैराग्राफ पढ़ा या कोई जबरदस्त पॉइंट सामने आया तो बैठे जरा उस पर गौर फिक्र कीजिए। टेक योर टाइम ठीक। विद दैट। मैं मैंने इहाउल उलूम आज से शायद 5 महीने की 6 महीने 5 महीने लगभग स्टार्ट किए पढ़नी। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने अभी पहली वॉल्यूम मुकम्मल नहीं की है। इतनी जबरदस्त किताब है ये, और इतना फिक्र ये डिमांड करती है। जी सर। So that is how you do it. All right. This is what I do, but it can differ from person to person. But I think this is what suits me. ओके इंशाल्लाह सर। All right then. See you guys. इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। या अच्छा चले हया जी, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ख्याल उलूम आप अरबिक में पढ़ना रिकमेंड करते हैं या उर्दू? उर्दू का उनका बहुत एक क्लासिक वाला वर्जन है मेरे पास। मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ because I'm comfortable with English right now. So whatever you're comfortable with, do it, because at the end you have to understand the context. ओके ठीक है। Yeah. तो नेक्स्ट सेशन तो अब संडे होगा। जी every Sunday. मेरा दिल चाह रहा है बस अभी शुरू हो जाए सर।
चलिए वो शुरू अभी कर दिया तो लोग भाग जाएंगे। ऑलराइट गाइज, दुआ में याद रखिए आप लोग, इंशाल्लाह। अमान, मिलते हैं इंशाल्लाह संडे को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।